दोस्तों, स्वागत है आपका एंशंट इंडियन एंड एशियन स्टडी में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी फ्रांसीसी क्रांति के विभिन्न कारणों की। आज हम बात करेंगे कि फ्रांस की क्रांति कैसे आगे बढ़ी, क्रांति में आगे क्या क्या हुआ, या यूं कहें कि फ्रांस की क्रांति विभिन्न पड़ावों से गुजरते हुए कैसे अपने अंजाम तक पहुंची। तो 4 अगस्त 1789 को जो रात भर राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन चला, उसमें कानून बना करके सभी विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। ये राष्ट्रीय सभा ही बाद में संविधान सभा कहलाई और 26 अगस्त 1789 को संविधान सभा ने मानव अधिकारों की घोषणा की। इस घोषणा में समानता के सिद्धांत पर बल दिया गया कि सभी मनुष्य समान रूप से पैदा होते हैं, इसलिए उन्हें अधिकार भी समान मिलने चाहिए। इस घोषणा के द्वारा कानून की दृष्टि में सभी व्यक्तियों की समानता, समस्त सार्वजनिक पदों पर सभी व्यक्तियों को नियुक्त होने का अधिकार, बिना कारण दंड देने या बंदी बनाए जाने से मुक्ति और बोलने तथा प्रेस की प्रकाशन की स्वतंत्रता के सिद्धांतों को स्वीकार किया गया था। कर का भार अब सभी वर्गों पर बराबर डालने का निश्चय किया गया और साथ ही सभी को निजी संपत्ति रखने का अधिकार प्रदान किया गया। घोषणा पत्र में बार बार संपत्ति के अधिकार को दोहराया गया तथा इस अधिकार से किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता था। राष्ट्रीय संविधान सभा ने चर्च की संपत्ति को जब्त कर लिया और चर्च को राज्य के अधीन ले आया गया और चर्च को पादरियों के प्रभाव से मुक्त कर राष्ट्रीय चर्च के रूप में बदल दिया गया। राज्य के प्रति पादरियों को निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती थी और जनता द्वारा उनका चुनाव होता था। इसके लिए सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी बनाई गई। जिन पादरियों ने शपथ लिया वे ज्यूरर कहलाए और शपथ नहीं लेने वाले नॉन ज्यूरर कहलाए। संविधान सभा ने लिखित संविधान तैयार किया और इस संविधान को लुई 16 ने 1791 में अपनी स्वीकृति दे दी। यद्यपि शासन प्रणाली अभी भी राजतंत्रात्मक ही थी, पर राजा के अधिकारों को सीमित कर दिया गया। अब वह कानून नहीं बना सकता था, साथ ही किसी देश से युद्ध या संधि करने का अधिकार भी उसे नहीं था। कानून बनाने का अधिकार विधानसभा को दिया गया। पुरानी राष्ट्रीय सभा के स्थान पर नई विधानसभा बनाई गई थी और इस सभा ने उन सभी व्यक्तियों की संपत्ति जो देश छोड़कर चले गए थे जब्त कर ली। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 745 थी। फ्रांस के नागरिकों को सक्रिय और निष्क्रिय 2 भागों में बांट दिया गया और विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए मत देने का अधिकार केवल सक्रिय नागरिकों को दिया गया। सक्रिय नागरिक वे लोग थे जो 25 वर्ष से अधिक आयु के थे और राज्य को 3 दिन की आय के बराबर प्रत्यक्ष कर देते थे। गरीब जनता को निष्क्रिय नागरिक की श्रेणी में रखा गया था। इस संविधान सभा ने फ्रांस की प्रशासनिक संरचना में भी परिवर्तन किया। संपूर्ण देश को 83 विभागों में बांटा गया। इन विभागों को कैंटेन और कम्यून में बांटा गया। प्रत्येक का शासन चलाने के लिए निर्वाचन परिषद होती थी, जिसका चुनाव सक्रिय नागरिक करते थे। इस तरह सारी राज व्यवस्था बुजुर्गा वर्ग के हाथ में आ गई। तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होने के बाद इतने सारे परिवर्तन हुए फ्रांस में, लेकिन फ्रांस की स्थिति अब भी तनावपूर्ण थी, क्योंकि लुई 16 गुप्त तरीके से प्रशा के राजा से बातचीत कर रहा था। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के राजा भी चिंतित थे, क्योंकि यूरोप के दूसरे देशों में भी राजतंत्र था। तो सभी देशों को ऐसा लगा कि ऐसी क्रांति हमारे देश में भी कहीं ना हो जाए। तो अब ये सभी राजा मिल करके फ्रांस में ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए सेना भेजने की योजना बना लिए। लेकिन इससे पहले ही अप्रैल 1792 में विधानसभा ने प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। फ्रांस को ऑस्ट्रिया, प्रशा और सेवॉय इटली के राजाओं के विरुद्ध लड़ना पड़ा और इसके बाद ब्रिटेन, हॉलैंड, स्पेन और हंगरी के विरुद्ध भी युद्ध की घोषणा की गई। तो अब
फ्रांस के अलग अलग हिस्सों से हजारों लोग सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं व कुलीनों के विरुद्ध जनता के युद्ध के रूप में लिया। युद्ध पर जाते हुए ये लोग देशभक्ति के गीत गाते हुए जाते थे। इन गीतों में कवि रॉजर दी लाइल के द्वारा रचित मार्सिले गीत भी था, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। यह गीत पहली बार मार्सिलेस के लोगों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गीत का नाम मार्सिले पड़ा। तो अब इन युद्धों के चलते जनता को भारी आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। पुरुषों के युद्ध पर चले जाने के कारण रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी। देश के एक बड़े हिस्से को लगता था कि क्रांति को अभी आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीर लोगों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। तो ये सभी लोग ऐसा मानते थे कि क्रांति आगे भी होनी चाहिए, राजनीतिक क्लबों में जमा होकर अपनी कार्य योजना पर बहस किया करते थे। इनमें जैकोबिन क्लब एक उग्र दल था, जो सबसे सफल हुआ। इसके सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से वाले लोग थे, जैसे कि छोटे दुकानदार, कारीगर, जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ीसाज, दिहाड़ी मजदूर वगैरह। जैकोबिन क्लब का नेता मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। तो जैकोबिन क्लब के सदस्य प्रत्यक्ष लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग थे और इन्होंने अपनी अब सरकार बना ली। क्रांति विरोधी शक्तियों को कुचलने के लिए इस दल ने कठोर कदम उठाए। 1792 में जैकोबिनों ने महंगाई से नाराज होकर पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोलकर इन्होंने राजा को बंधक बना लिया। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। अब नए चुनाव कराए गए और इसमें 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो, सबको मतदान देने का अधिकार दिया गया। इस नई असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। नई असेंबली कन्वेंशन ने 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस एक गणतंत्र देश बन गया। सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है, क्योंकि आतंक के राज्य की स्थापना के साथ ही फ्रांस एक बार फिर से अव्यवस्था का शिकार हुआ। रॉबेस्पियर के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी और इसने नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई। इसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन, पादरी या दूसरे राजनीतिक दल के सदस्य या उसकी कार्यशैली से सहमति नहीं रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। बाद में लुई 16 व उसकी रानी पर भी देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 21 जून 1793 को लुई 16 को प्लेस डी लॉ कॉन्कर्ड में सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई और बाद में रानी का भी यही अंजाम हुआ। इस आतंकी युग में 14 महीनों में लगभग 17,000 व्यक्तियों पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें गिलोटीन पर चढ़ाया गया। गिलोटीन पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। तो इनमें ऐसे भी लोग थे जो निर्दोष थे, अतः सभी व्यक्ति अपने जीवन को लेकर सशंकित हो उठे। रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी अब त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे भी दोषी ठहराया गया और अगले ही दिन उसे गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। अब बात करते हैं नेशनल कन्वेंशन के कार्यों की। उस समय युद्ध के कारण फ्रांस आर्थिक संकट से घिर गया था। खाद्य पदार्थों की कीमतें बहुत बढ़ गई थीं, तो इससे राहत देने के लिए कन्वेंशन ने कानून बनाया। अमीरों से कर्ज वसूलने का नियम बनाया। धनवानों पर आयकर तथा युद्ध कर लगाया गया। कालाबाजारी रोकने के लिए राशनिंग व्यवस्था लागू की गई। मुआवजा देने की नीति को समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा राज्य ने अपने आप को धर्म निरपेक्ष घोषित किया और पादरियों को कोई मान्यता नहीं दी गई।
गुलामी प्रथा समाप्त कर दी गई तथा ऋण न चुकाने पर जेल भेजने संबंधी कानून भी समाप्त कर दिए गए। फ्रेंच को राष्ट्रभाषा बनाया गया तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई। सबसे बड़े पुत्र को ही उत्तराधिकार देने का कानून अब खत्म कर दिया गया और पारिवारिक जीवन में समानता को स्थापित किया गया। लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया था और पिता लड़की को शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। नेशनल कन्वेंशन के बाद फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन शुरू हुआ, जो 1795 से 1799 तक चला। यह शासन अव्यवस्थित और दुखमय रहा। इस काल की सबसे प्रमुख समस्या थी युद्ध की समस्या तथा दूसरी ओर डायरेक्टरी के जो भी सदस्य थे वे अनुभवहीन, अयोग्य तथा भ्रष्ट थे। फ्रांस लगातार युद्धों में फंसा हुआ था, अकेला, और दूसरी तरफ अन्य सारे यूरोपीय राष्ट्र थे। तो कुछ इतिहासकारों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय गृह युद्ध भी कहा है, क्योंकि यह युद्ध क्रांतिकारी फ्रांस और प्राचीन व्यवस्था का समर्थन करने वाले देशों में हुआ था। 1796 तक फ्रांसीसी सेनाओं ने लगभग संपूर्ण पश्चिमी यूरोप पर जीत हासिल कर ली। इधर डायरेक्टरी के शासनकाल में तरह तरह की गड़बड़ी फैली, बेकारी बढ़ी, व्यापार ठप पड़ गया और विदेश नीति भी कमजोर रही। अब ऐसी स्थिति में फ्रांस की जनता को एक ऐसे शासक की आवश्यकता थी जो देश के अंदर शांति स्थापित कर सके तथा विदेशी शक्तियों को परास्त कर सके। इसी काल में नेपोलियन ने सैन्य अभियानों द्वारा फ्रांस के सम्मान को स्थापित किया और 1799 में नेपोलियन ने डायरेक्टरी के शासन का अंत कर दिया और फ्रांस का पहला काउंसिल बना तथा 1804 में उसने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। इस तरह नेपोलियन के तानाशाही साम्राज्यवादी शासन की शुरुआत हुई। नेपोलियन का पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट था। इनका जन्म 15 अगस्त 1769 को एक कुलीन परिवार में हुआ था। बचपन से ही काफी होनहार थे, जिसकी वजह से सैनिक एकेडमी में अध्ययन करने के लिए इन्हें छात्रवृत्ति मिली थी और यहीं उन्होंने शिक्षा पाई। इसके पश्चात पेरिस के सैनिक स्कूल में इन्हें तोपखाने संबंधी शिक्षा पूरी करने के लिए लगभग 1 वर्ष का समय मिला। इसके बाद अपने साहसी व्यक्तित्व के कारण तत्कालीन प्रभावशाली नेताओं से इनका परिचय बढ़ता चला गया और अब इन्हें आंतरिक सेना का सेनापति नियुक्त किया गया। इनकी 2 पत्नियां थीं। पहली जोसेफिन, जो निसंतान थी, और दूसरी ऑस्ट्रिया के सम्राट की पुत्री मेरी लुइस, जिसे नेपोलियन ने दूसरा विवाह किया था। शुरुआत में नेपोलियन सारे युद्ध जीतते चले गए। इन्होंने ऑस्ट्रिया को 1805 में, प्रशा को 1806 में और रूस को 1807 में पराजित किया। पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर इन्होंने नए साम्राज्य बनाए और उसकी बागडोर अपने वंश के लोगों के हाथों में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। इन्होंने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की एक समान प्रणाली चलाई। शुरू में लोगों को नेपोलियन मुक्ति दाता लगता था और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्दी ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। लगातार विजय अभियानों के बाद नेपोलियन ने ब्रिटेन पर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश की, पर ब्रिटिश नौसेना के सामने फ्रांसीसी सेना हार गई। पहली बार नेपोलियन की हार हुई। इसके बाद तकरीबन सारे यूरोपीय देशों ने मिलकर सन 1813 में लिप्जिंग में फ्रांस को परास्त किया। बाद में इन मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने पेरिस पर कब्जा कर लिया। जून 1815 में नेपोलियन ने वाटरलू में विजय हासिल करने की कोशिश की, पर कोशिश नाकाम कर दी गई। वियना सम्मेलन में शांति संधियां हुई और नेपोलियन को सेंट हेलेना का कारावास की सजा दी गई। सेंट हेलेना आइलैंड ब्रिटेन के कब्जे में था। 6 वर्षों की यातना के पश्चात 5 मई 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हो गई। उनके बालों में आर्सेनिक नामक जहर मिला। अब बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों की। तो फ्रांस की क्रांति का प्रभाव यूरोप तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने समस्त विश्व को प्रभावित किया था।
टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेने वाले दो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा प्रदान किया। इस क्रांति ने सदियों से चली आ रही यूरोप की प्राचीन व्यवस्था का अंत कर दिया। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप देश की बहुसंख्यक जनता को सामंतवाद से छुटकारा मिला। मध्यम वर्ग के लोगों ने चर्च व समुदाय की जमीन खरीद ली। विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को समाप्त कर दिया गया और फ्रांस में एक नई अर्थव्यवस्था पूंजीवाद का जन्म हुआ। व्यापार पर कुलीनों व सामंतों का एकाधिकार अब समाप्त हो गया। फ्रांस में संप्रभुता के सिद्धांत की स्थापना हुई। संप्रभुता का अर्थ यह हुआ कि जिन लोगों द्वारा वह राष्ट्र बना है वे ही लोग उस राष्ट्र की शक्ति व प्रभुता के आधार हैं। लोगों से ऊपर कोई भी और शासक नहीं हो सकता। फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्र शब्द का अर्थ स्पष्ट किया। अब फ्रांस केवल देश नहीं था, बल्कि फ्रांस का मतलब था फ्रांस के लोग। फ्रांस में गणतंत्र की शुरुआत हुई और साथ ही विश्व के अन्य देशों में भी गणतंत्र के विकास को दिशा मिली। मध्यम वर्ग की जनता की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। राजा की दैवी शक्ति की मान्यता का भी अंत हो गया। जैकोबिन संविधान के अंतर्गत समस्त लोगों को मतदान का अधिकार दिया गया और विद्रोह करने का भी अधिकार दिया गया। तो स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। तो दोस्तों, ये थी फ्रांसीसी क्रांति का इतिहास। धन्यवाद।